उसके खिलाफ यदि करप्शन की कोई भी कंप्लेंट होती है तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग अभियोजन की कार्रवाई हो सकती है, यानी अभियोग पंजीकृत होके स्पेसिफिक कोर्ट, जो करप्शन के लिए स्पेसिफिक कोर्ट बनी हुई हैं, उन कोर्ट्स में उसका ट्रायल हो सकता है। किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर के खिलाफ यदि किसी ने कोई कंप्लेंट दर्ज कराई कि इस ऑफिसर द्वारा इस तरह का करप्शन किया गया, करप्शन भी कई तरीके के होते हैं, उन करप्शन की अलग अलग श्रेणियां होती हैं, तो जो करप्शन का एलिगेशन है उस एलिगेशन को करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसमें आप अपनी कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हैं। और जब सीवीसी के समक्ष आपकी कंप्लेंट दर्ज होगी, मैं अपने दर्शकों को कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए वेबसाइट भी बताना चाहता हूं, www.cvc.nic.in। ये वेबसाइट है जिसमें आप अपनी कंप्लेंट को किसी भी ऑफिसर के खिलाफ कंप्लेंट होने की स्थिति में दर्ज करा सकते हैं। और जब कंप्लेंट दर्ज होगी तो जिस तरह से क्रिमिनल प्रोसेस होता है उसी तरीके से उस व्यक्ति के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीडिंग्स होंगी। उस ऑफिसर को यदि करप्शन में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ सस्पेंशन से लेकर बर्खास्तगी तक की कार्रवाई हो सकती है। और इसके साथ ही साथ जो प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस में जब प्राइमा फेसाई ऐसे व्यक्ति की शिकायत होती है तो उसको सेक्शन 2 सब क्लास 1A में दर्ज किया जाता है। जब अभियोग पंजीकृत हो गया यानी शिकायत दर्ज हो गई तो जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट किसी के द्वारा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ऐसे करप्शन की जांच कराने के निर्देश दे सकती हैं। और उसके द्वारा करप्शन के जांच के यदि तथ्य सही पाए जाते हैं तो उसमें कॉग्निजेंस लिया जाता है और कॉग्निजेंस लिए जाने के बाद ऐसे ऑफिसर्स के खिलाफ प्रोसीडिंग्स होती हैं। एक्ट के सेक्शन 7 में जो प्रोविजंस हैं उसमें यदि ऑफिसर दोषी पाया जाता है तो 2 साल से लेकर 7 साल तक की सजा के प्रोविजंस हैं उसमें। साथ ही साथ पेनल्टी भी लेने का अधिकार है न्यायालय को। तो किसी भी ऑफिसर को यदि इस तरह के अपराध में लिप्त पाया जाता है तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग निश्चित रूप से ऐसा ऑफिसर दंड पाता है। और अगर कुछ ऑफिसर्स को दंड मिलता है इस तरह के एलिगेशन लगने के बाद, तो जो देश का सिस्टम है यानी कंट्री का जो सिस्टम है वो चाहे डेवलपमेंट के लिए हो, चाहे फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए हो, चाहे किसी भी ऑफिसर के खिलाफ ये जांच हो, निश्चित रूप से इस जांच के होने के बाद ऑफिसर को जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग दंड मिलता है। और दंड मिलने के बाद वो सही तरीके से अपने योगदान को करता है। धर्मेंद्र जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, अजय है कानपुर से। अजय जी, सवाल पूछिए अपना। हमको ये कहना है मैडम कि हमने 24 साल सर्विस की गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट में 24 साल सर्विस करने के बाद कानपुर में हमको हमारे खिलाफ शोकाज नोटिस जांच बैठा ली गई, जिसमें हमको 4 साल जांच चली, सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंशन पीरियड में हमको पैसा नहीं दिया गया, जीवन निर्वाह भत्ता पूरा, और तनख्वाह हमारी बाकी थी बहुत 4 साल की। इसके बाद हमारे ऊपर दबाव इतना डाला कि हमको मतलब सस्पेंशन की जगह हमसे बोले आप बीआरएस ले लीजिए तब हम आपका हिसाब किताब करेंगे। तो हमने बीआरएस भर दिया, लेकिन इन्होंने हमें 4 साल का वेतन नहीं दिया, तो हमने लेबर कोर्ट में मुकदमा किया, उसमें हम जीते। तो 4 साल के वेतन के लिए कहा गया, लेकिन फिर भी हमारी पेंशन जो है बहुत कम पेंशन आती है। हम चाहते हैं इस मामले को किस तरीके से कहाँ ले जाएं ताकि हमारी पेंशन पूरी मिलने लगे और हमारा कुछ बकाया जो फंड ऑफिस में पैसा भेजने वाला है, जो 4 साल बाद लेबर कोर्ट के फैसले के बाद मिला था वेतन, वो उसका पैसा उन्होंने जमा नहीं किया ऑफिस में। तो जो पैसा में जमा करने की वजह से हमें उस पीरियड की पेंशन नहीं मिली। अब हमारा पेंशन प्रभावित हो रही है और हमारे कोई भी ड्यूज जो है वो पूरी तरीके से जो थे
4 साल सस्पेंशन के बाद जो मिले थे, अब हम चाहते हैं इसको क्या करें कि हमें पेंशन पूरी मिलने लगे। देखिए, आपका जो ड्यूरेशन था सस्पेंशन का, यानी 4 ईयर का, उस 4 ईयर के पीरियड में आपके जो न्यूनतम जीवन निर्वहन के भत्ते हैं वो आपके डिपार्टमेंट को आपको पे करना चाहिए। यदि उनके द्वारा आपको वो पे नहीं किया गया है तो आप इन सारे ग्रीवांसेस के साथ, यानी इन सारी परिस्थितियों के साथ डीएलसी के समक्ष आपने कंप्लेंट दर्ज कराई आपके कथनानुसार, यानी डिस्ट्रिक्ट लेबर कमिश्नर के समक्ष। डीएलसी का जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर की कंप्लायंस यदि आपके लिए हो गई है, उसका अनुपालन आपके लिए हो गया है, तो आपको उस आदेश में कहीं भी कोई ऐसी कमी दिखाई देती है जिससे आपके देय आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, या आपके जो एडिशनल बेनिफिट्स हैं, आपके जो कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स हैं, यदि वो आपको नहीं मिले हैं, तो आप निश्चित रूप से उस ऑर्डर से एग्रीव्ड होते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष उस ऑर्डर की अपील कर सकते हैं, या ऑनरेबल हाई कोर्ट में आप एक स्पेसिफिक रिट फाइल कर सकते हैं जो भी देय आपको नहीं मिले हैं। आपको माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी रिट याचिका प्रस्तुत करते हुए जो सस्पेंशन के पीरियड का आपको भुगतान नहीं किया गया है, या उसके बाद के जो भी आपके कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स थे वो नहीं दिए गए हैं, तो ये सारे रिलीफ आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बाद डिपार्टमेंट से प्राप्त होंगे। आपका डिपार्टमेंट सेमी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, जो सर्विस रूल्स हैं उनको फॉलो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट की है। अकॉर्डिंग टू सर्विस रूल्स ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष रिट आप जब प्रेजेंट करेंगे तो उसमें जो डायरेक्शंस होंगे उससे मुझे लगता है आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल करें और अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ लगातार धर्मेंद्र सिंह मौजूद है, वो आपके सभी सवालों के यहाँ पर जवाब देंगे। धर्मेंद्र जी, एक और सवाल मेरा आपसे कि लोकपाल बिल क्या है? देखिए, लोकपाल बिल की मांग कहाँ से कैसे उत्पन्न हुई, ये एक बहुत ही अहम प्रश्न है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में फर्स्ट टाइम 1966 में लोकपाल बिल लाने की बात कही गई, और जब 1966 में ये बात उठी तो 1968 में ये बिल सदन में लाया भी गया, लेकिन सदन में वो बिल पास नहीं हो पाया। जब बिल पास नहीं हुआ उसके बाद से कई बार इस बिल को सदन के समक्ष, उच्च सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया, लेकिन इस बिल पर कोई भी सहमति नहीं बन पाई, यानी ये अधिनियमित नहीं हो पाया, ये बिल पास नहीं हो पाया। अंततोगत्ता 2011 में जो समाज सेवी अन्ना हजारे जी का आंदोलन था देश के लिए इसी विषय पर कि लोकपाल की नियुक्ति हो, 2013 में ये एक्ट बना, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये एक्ट बनाया गया। लोकपाल बिल जो था वो पास हुआ, उस बिल को एक्ट का स्वरूप दिया गया, और उसके अनुसार जो नियुक्ति हुई लोकपाल की वो 2019 में हुई। धर्मेंद्र जी, माफी चाहती हूँ आपको रोकने के लिए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, अली हैं हरिद्वार से। अली जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, मेरा सवाल है जी, मेरा विवाद चल रहा था 25 साल से जमीन पर, तो सर वो फाइनल हो गया था 2018 में। सर उसकी पैमाश नहीं हो पाई, पटवारी सजरे के अनुसार नहीं पैमाश कर रहा लेखपाल। सवाल क्या है? सवाल पूरा करिए अली जी, सवाल पूरा करें। चलिए अली जी, आप हमें फिर से कॉल कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, सुनील हैं। सुनील जी, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैम। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, मैं पहले भी आपके इस प्रोग्राम में दो बार कॉल कर चुका हूँ। मैं एक केस से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, 420 और 406। ये सर मई 2019 का केस है जो मेरे ऊपर 420 का लगा दिया गया था। इसमें 10 लोग आरोपी थे और 11वां मेरा नाम था। मैं इसमें एक संस्था थी, इसमें प्राइवेट कर्मचारी था मैनेजर के रूप में। तो मैंने इसको रिजाइन भी कर दिया था 3 साल पहले। 2015 में मैंने इसको रिजाइन किया था और 2013 में मेरी ज्वाइनिंग हुई। इसके बाद मैं अपना बिजनेस करने लगा, तो बाद में इसमें कंपनी में FIR हुई। उस FIR में मेरा नाम इंक्लूड करके जोड़ दिया गया और मुझे जेल भेज दिया गया। बाकी 10 आरोपी अभी जेल से बाहर हैं। किसी ने स्टे ले लिया है, कोई जैसे भी बाहर हो, ये मैं नहीं जानता। इसके बाद मेरी यहाँ पर याचिका मैंने लगाई थी, यहाँ पर खारिज हो गई, हाई कोर्ट पहुँच गई। हाई कोर्ट में मेरी याचिका बार बार लगती रही, लेकिन मेरी केस सुनवाई नहीं हो पा रही, मेरी फाइल नहीं आ पा रही। क्या हो रहा है वहाँ पर ये मुझे पता नहीं। फिर इसके बाद में 30 मार्च
जिसको प्रशासनिक तौर पर ये कोविड-19 के चलते हुए मुझे पेरोल मिली, जिससे मैं बाहर आ गया। इसके बाद सर मैंने अर्जेंसी आप ही के माध्यम से मैंने कॉल किया, तो आपने बताया कि आप अर्जेंसी के माध्यम से आप अपनी सुनवाई करा सकते हैं। तो मैंने अर्जेंसी एप्लीकेशन भी वहाँ पर जिनके माध्यम से लगवाई, लेकिन अर्जेंसी एप्लीकेशन देने के बाद भी सर मेरी वहाँ पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। अब इसके बारे में आप मुझे ये बताएं, क्योंकि मैं वकील से बार बार बात करता हूँ कि सर क्या बात है, क्या रीजन है, मेरा इतना छोटा सा केस है, क्यों नहीं सुनवाई हो पा रही है और केसों की सुनवाई हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि कहीं प्रेस केस लग जाते हैं, प्रेस केस की वजह से आपकी सुनवाई नहीं हो पाती है, कहीं आपका नंबर नहीं आ पाता। सर मैं वहाँ जा नहीं पाता हूँ, मेरे छोटे बच्चे हैं, फैमिली में अकेला हूँ और ना ही मैं बिजनेस कर पा रहा हूँ। पेरोल की गलती पता नहीं कब तक खत्म हो जाए, कब मुझे जाना पड़े। तो आप ही कोई रास्ता बताइए कि ऐसे जिसमें वकील को मैं सजेशन ये दे सकूँ या उनसे बात कर सकूँ कि सर ऐसे ऐसे आप थोड़ा सा प्रोसेस करिए। देखिए आप हेल्प करेंगे या फिर आप सर मुझे अपना कोई पर्सनल नंबर दे सकते हैं जिससे मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे आपको अपनी केस की डिटेल्स दे सकूँ। आपको आपकी समस्या का पहले निदान होना चाहिए। मैं आपको गाइड करना चाहता हूं कि मेरे यानी जो मेरी तरफ से आपको ओपिनियन दी गई थी उसके अकॉर्डिंग आपने अपने एडवोकेट के माध्यम से अर्जेंसी की एप्लीकेशन दिलाई। मुझे लगता है अर्जेंसी की एप्लीकेशन दिए जाने के बाद आपके एडवोकेट द्वारा ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष उस एप्लीकेशन में बल नहीं दिया गया है, यानी उस एप्लीकेशन को प्रेस नहीं किया गया बिफोर द कोर्ट। साथ ही साथ यदि हियरिंग आपकी नहीं हो पा रही है या आपका लिस्टिंग नहीं हो पा रहा है तो आपके एडवोकेट को न्यायालय के समक्ष बहुत ही विनम्रता से केस को मेंशन करना चाहिए और अर्जेंसी को प्रूफ करते हुए केस में अर्ली हियरिंग की रिक्वेस्ट करनी चाहिए। यदि ऐसा एडवोकेट के द्वारा नहीं किया जाएगा तो ऑनरेबल हाई कोर्ट में बहुत सारी पिटिशंस पेंडिंग हैं। आपके केस की अर्जेंसी है, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट सो मोटो नहीं देख सकती है, उसको आपके एडवोकेट को दिखाना चाहिए और अपने एडवोकेट को आप सजेशन दीजिए कि आप केस को मेंशन करिए कोर्ट के समक्ष। जिस बेंच में आपका वो मामला पेंडिंग है, वो आपकी याचिका पेंडिंग है, आपको उस बेंच के समक्ष आपके एडवोकेट को अर्जेंसी एप्लीकेशन को प्रेस करते हुए केस को मेंशन करना चाहिए और कोर्ट को कन्विंस करना चाहिए इस बात के लिए कि आप अभी पेरोल पर रिहा हुए हैं ड्यू टू कोविड-19। आपके केस में अर्जेंसी है, आप घर के अकेले हैं, घर की संपूर्ण जिम्मेदारी आप पर है, या आपके और भी जो फैक्ट हो इस केस के संबंध में, उन सारे केस के फैक्ट को कोर्ट के समक्ष प्रेजेंट करना चाहिए। मुझे लगता है कि मेंशन नहीं करने की वजह से आपकी रिट में सुनवाई नहीं हो पा रही है। यदि मेंशन किया जाएगा तो ऑनरेबल हाई कोर्ट अर्जेंसी को हमेशा कंसीडर करती है और बहुत सारे इस बीच में भी जो कोविड-19 के समय लॉकडाउन का पीरियड रहा है, इसमें जो कोर्ट की सुनवाई होती रही है, उन कोर्ट की सुनवाई के दरमियान इस बात को जरूर कोर्ट ने कंसीडर किया है कि यदि अर्जेंसी है तो उसमें रिलीफ दिया गया है। जी, हमारे साथ एक कॉलर फिर से जुड़ चुके हैं, अली हरिद्वार से। अली जी सवाल पूछिए अपना। हाँ जी जी सवाल पूछा अली जी। हाँ जी सर बोल रहा हूँ जी। जी मेरा मामला चल रहा था 25 साल से दूसरे के साथ में विवाद। अली जी पहले आप टीवी का वॉल्यूम कम करिए फिर सवाल पूछिए। मेरा जो विवाद चल रहा था 25 साल से जी, तो मैंने अली जी टीवी का वॉल्यूम कम करें। अली जी आप फिर से कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, मयंक हैं दिल्ली से। मयंक जी सवाल पूछिए अपना। डाइवोर्स का केस चल रहा था दिल्ली में, जो कानपुर ट्रांसफर हो चुका है। ये केस था 2016 में जो दिल्ली फैमिली कोर्ट में सबमिट हुआ था और इस केस पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेते हुए कानपुर में ट्रांसफर हो गया है और इसमें किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है अभी तक। और ये डाइवोर्स किस तरीके से फाइनल होगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ। देखिए सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट में जो डाइवोर्स का केस है, वो केस ऑनरेबल हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बाद यदि किसी डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र हो गया है, आपके ओपिनियन के अकॉर्डिंग कानपुर में ट्रांसफ़र हो गया है, तो कोर्ट के समक्ष वो फाइल ट्रांसफ़र होके आ गई होगी और यहाँ का जो केस नंबर है उस केस नंबर के साथ में एक मिसलेनियस नंबर कोर्ट में दर्ज हुआ होगा। अभी कानपुर नगर में भी जो केसेज हैं उन केसेज में यदि एडवोकेट का फ़ोन नंबर और क्लाइंट का पिटिशनर का फ़ोन नंबर दर्ज है तो केस के जो डेट नेक्स्ट फिक्स होती है उसके मैसेजेस जाते हैं।
यानी सारा कुछ ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। आप कोर्ट में आपका जो 13 का केस है, उस 13 के केस में जल्दी यदि आप उसका निस्तारण चाहते हैं तो आपको कोर्ट के समक्ष एक्सट्राडिट करने के लिए प्रेयर करनी चाहिए और कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग्स हैं उनमें प्रॉपर पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि डाइवोर्स के केस में जो पिटिशनर हैं, जो मुकदमा यानी वाद प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति हैं और जो विपक्षी हैं, दोनों के तथ्यों को कोर्ट कंसीडर करती है, दोनों के साक्ष्यों को कोर्ट कंसीडर करती है और उसके बाद सेक्शन 13 में डाइवोर्स की डिक्री को प्रोनाउंस करती है। तो ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों को हियरिंग में पार्टिसिपेशन अपना प्रॉपर करना चाहिए। यदि एक पक्ष नहीं भी आ रहा है तो कोर्ट को एक्स पार्टी ऑर्डर करने के राइट्स हैं, यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट है। तो निश्चित रूप से आपके द्वारा यदि न्यायालय के समक्ष पैरवी की जाएगी तो आपको सेक्शन 13 में आपके अकॉर्डिंग जो रिलीफ है, आपका उपशम जो आपका वो प्राप्त होगा। जी, तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर पे सवाल पूछे। धर्मेश जी, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि लोकपाल बिल क्या है, तो हमारे कॉलर्स की कॉल आ गई थी, तो उस बात को पूरा करें। जी, अपने देश में यानी भारतवर्ष में पहले लोकपाल की नियुक्ति बहुत ही हर्ष का विषय है। जस्टिस पिनाकी चंद्र जी पहले देश के लोकपाल हैं। लोकपाल और लोकायुक्त, इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना होता है कि लोकपाल पूरे देश में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, वो ABCD कैटेगरी के हों या कोई भी राजनेता हो, लोकपाल बिल पास होने के बाद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से लेके ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तक सब इसके दायरे में आते हैं। साथ ही साथ जितने भी IAS, IRS, IFS जो भी ऑफिसर्स हैं या इनके साथ साथ दूसरी कैटेगरी के भी जो ऑफिसर्स हैं, वो भी लोकपाल बिल के पास हो जाने के बाद लोकपाल के दायरे में आते हैं। और इन लोगों के खिलाफ कोई भी करप्शन का अगर चार्ज होता है तो उस करप्शन के चार्ज के प्रूफ होने पर लोकपाल और लोकायुक्त को यह अधिकार है कि वो प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई को स्टार्ट करने की परमिशन दे सकते हैं या डायरेक्शन दे सकते हैं। साथ ही साथ जब कंप्लेंट दर्ज होती है, उस कंप्लेंट को वो अपने लेवल से उसका जांच कर सकते हैं या किसी एजेंसी के माध्यम से, जो नेशनल लेवल की एजेंसीज हैं या स्टेट लेवल की एजेंसीज हैं, उसके माध्यम से करप्शन की जांच करा सकते हैं। और जांच जब प्रूफ हो जाने के बाद जो अभियोग पंजीकृत करने का आदेश है वो लोकपाल महोदय के आदेश के द्वारा दर्ज हो सकता है। साथ ही साथ मैं ये भी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि लोकपाल बिल में जो लोकपाल के साथ साथ सदस्यों का निर्धारण है, लोकपाल की अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में लोकपाल की नियुक्ति के साथ 8 सदस्यों को भी नामित किया जाता है, जिसमें 8 में से आधे सदस्य न्यायिक क्षेत्र से जुड़े हुए होने चाहिए और आधे सदस्य यानी 4 सदस्य न्यायिक क्षेत्र से हों और 4 सदस्य सामाजिक क्षेत्र से होने चाहिए। तो अभी जो देश में लोकपाल की नियुक्ति हुई, उनके साथ 8 सदस्यों की नियुक्ति हुई। उन 8 सदस्यों में से 4 सदस्य न्यायिक क्षेत्र से हैं और 4 सदस्य सामाजिक कार्य क्षेत्र से हैं। इसके साथ ही साथ लोकायुक्त की अगर हम बात करते हैं तो लोकायुक्त भी हर स्टेट में स्टेट के चीफ मिनिस्टर से लेके किसी भी ऑफिसर के खिलाफ यदि कोई भी करप्शन की जांच करने के लिए कोई प्रार्थना पत्र देता है तो लोकपाल को यह अधिकार है, लोकायुक्त को वो अधिकार है कि उस ऑफिसर के खिलाफ, उस राजनेता के खिलाफ किसी भी करप्शन की इंक्वायरी स्वयं करें या किसी भी एजेंसी के द्वारा कराएं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, संजय हैं बरेली से। संजय जी सवाल पूछिए। लगता है संपर्क टूट गया है। हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, कपल हैं, सऊदी अरब से हैं। कपल जी सवाल पूछिए। लगता है संपर्क टूट गया। तो आप सभी कॉलर हमें कॉल करें और फिर सवाल पूछें। नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। धर्मेश जी, मेरा एक सवाल आपसे ये भी रहेगा कि आपने अभी लोकपाल के बारे में बताया, तो लोकपाल और लोकायुक्त में क्या अंतर होता है? जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बता रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जब इस एक्ट को पारित किया गया, एक्ट को पारित करने के बाद उस एक्ट के अकॉर्डिंग लोकपाल की नियुक्ति हुई 2019 में। पिनाकी चंद जी पहले लोकपाल के रूप में भारतवर्ष में नियुक्त हुए, जो कि
फॉर्मर जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के। इनके साथ में 8 सदस्यों की नियुक्ति हुई। लोकपाल पूरे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी ऑफिसर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी राजनेता हैं, उन सारे लोगों के खिलाफ जांच करने के अधिकार रखते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोगों के खिलाफ कोई करप्शन की कंप्लेंट दर्ज होती है तो उस कंप्लेंट में वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन स्वयं कर सकते हैं या इन्वेस्टिगेशन वो किसी एजेंसी के द्वारा करा सकते हैं, और समस्त साक्ष्यों के संकलित होने के बाद ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, ऐसे अधिकारी के खिलाफ जो वैधानिक प्रक्रिया है एक्ट में, उसके अनुसार अभियोजन के लिए आदेशित कर सकते हैं। साथ ही साथ लोकायुक्त की मैं बात करता हूं तो लोकायुक्त हर स्टेट में, धर्मेंद्र जी माफी चाहती हूँ, लोकायुक्त के बारे में हम आपसे पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं देहरादून से, जयश्री चावला है। जयश्री चावला जी, सवाल पूछिए अपना। जी मैं जयपुर से बोल रही हूँ। हेलो जी, सवाल पूछें। हाँ जी मैडम, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ और मैंने एक एसी खरीदा था। जी ठीक है, हेलो जी, सवाल पूरा करिए। हाँ जी, एसी खरीदा, उन लोगों ने मेरे से हिटैची का एसी कह के और कोई लोकल कंपनी का लगा दिया जी, और मुझे दिखता भी इतना क्लियर नहीं है, पर मैं उनको पैसे दे दिए। बाद में पता लगा ये तो लोकल एसी लगा गया, तो मैंने कंज्यूमर कोर्ट में अपील करी। उन लोगों ने 4 साल तक मेरा केस कहते रहे जी चल रहा है, बाद में कहा जी आप तो हार गए हैं। तो मैंने पूरे पेपर्स निकलवाए अपनी कंप्लेंट, तो वहाँ देखो तो मेरी कंप्लेंट ही नहीं थी, उन लोगों ने अपने आप ही कुछ कंप्लेंट लिख के और कंपनी के फेवर में दे दिया स्टेटमेंट। मेरी कोई एप्लीकेशन, मेरा कोई अप्रूवल कुछ नहीं, वकालतनामा नहीं, तो मेरे को क्या करना चाहिए मैडम, ये जानना है। मैम, आपने जयपुर में कंज्यूमर फोरम में जो कंप्लेंट फाइल की, यानी आपके तरफ से कर दी गई और आपके कथनानुसार आपने ना तो उसमें कोई अपने अधिकार दिए, ना ही आपने किसी को पावर दी यानी वकालतनामा दिया, ना ही कोई एफिडेविट दिया, तो निश्चित रूप से ये इलीगल एक्ट है। आप पुनः कंज्यूमर फोरम के समक्ष एक परिवाद प्रस्तुत कर सकती हैं अपने अधिवक्ता के माध्यम से, या स्वयं कर सकती हैं। कंज्यूमर फोरम में आवश्यक नहीं है कि आपके एडवोकेट की ही अपीयरेंस हो, आप स्वयं कर सकती हैं। आप अगर नेट पे सर्च करेंगे तो आपको ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करने का भी जो वेबसाइट है वो मिल जाएगा। आप कंज्यूमर फोरम में अपनी कंप्लेंट को दर्ज करिए। कंपनी के जो ऑथराइज पर्सन हैं जिन्होंने आपके साथ इस तरह का फ्रॉड या चीटिंग की है, उनको उसमें पार्टी बनाइए। कंपनी के जो एमडी और डायरेक्टर हैं उनको भी पार्टी बनाइए और उनके खिलाफ आप ये कंप्लेंट कंज्यूमर फोरम में दर्ज करिए। कंज्यूमर फोरम में आपकी कंप्लेंट दर्ज हो जाने के बाद जो कंज्यूमर फोरम का ऑर्डर होगा वो निश्चित रूप से आपके फेवर में होगा, क्योंकि ये जो कंज्यूमर फोरम में प्रोसेस है वो एक्ट के अकॉर्डिंग एक्सपीडिशली डिसाइड होता है, जल्दी से जल्दी डिसाइड होता है। ये समरी ट्रायल के रूप में है, इनको ज़्यादा लंबे समय तक चलने का कोई मतलब नहीं है। जैसा कि आप द्वारा कहा गया कि 4 साल तक कोई कार्रवाई कंज्यूमर फोरम में चलती रही, तो वो निश्चित रूप से आपकी नॉलेज में नहीं था या आपकी तरफ से उसमें लीगल प्रोसेस नहीं किया गया था, इसलिए हुआ है। अभी आप जो लीगल प्रोसेस करेंगी उसमें आप सारे एविडेंसेस के साथ, यानी जो आपने ऑर्डर दिया था उस ऑर्डर के साथ, आपको जब आपके यहाँ इंस्टॉल किया होगा उन्होंने, उसके साथ आपको बिल दिया होगा, उस बिल में किस कंपनी का नाम लिखा हुआ है, उसमें आपके मोड ऑफ पेमेंट आपका लिखा होगा, वो पेमेंट आपने किस तरह से किया है, इन सारी चीज़ों को आप लिखते हुए कंप्लेंट दर्ज करेंगी तो उस व्यक्ति के खिलाफ, उस कंपनी के खिलाफ निश्चित रूप से कंज्यूमर फोरम का एक्शन होगा, जिसमें आपके जो भी आपको मिलने चाहिए बेनिफिट, आपको वो बेनिफिट कंज्यूमर फोरम के आदेश के बाद प्राप्त हो जाएंगे। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, सर्वेश है। सर्वेश जी, सवाल पूछिए अपना। सर्वेश जी, सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछिए। जी मैडम, मैं छावनी परिषद में सभासद हूँ कैंटोनमेंट बोर्ड में, और मैंने बहुत जगह भ्रष्टाचार की कंप्लेंट की है, पर लोकायुक्त में और जैसे सर ने कहा लोकायुक्त या लोकपाल में कैसे शिकायत करें ताकि ये भ्रष्टाचार की ये पोल खुल सके। और मुझे अनसरी बहुत परेशान किया जा रहा है, लाखों रुपए का गबन है और बहुत मतलब विश्वसनीय संस्था है जिससे लोगों को बहुत सारा विश्वास है, तो एक्चुअली उसकी पूरी जानकारी नहीं है अभी तक किसी के पास।
धर्मेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। इसका हम सवाल का जवाब हम आपसे लेंगे। छोटे सा ब्रेक का टाइम है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। फुल एंड फाइनल, टीवी की पहली फील गुड डिबेट। जरूरी ज्ञान समझना आसान, शोर नहीं सिर्फ शोर। फुल एंड फाइनल, ये नहीं देखा तो क्या देखा। रोज शाम 4 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। धर्मेश जी, हमारे कॉलर्स ने एक सवाल पूछा तो लोगों को लेकर उसका थोड़ा सा जवाब। देखिए, जो हमारे दर्शक ने हमसे शिकायत दर्ज करने का तरीका पूछा, यदि कैंटोनमेंट बोर्ड में किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोई भी भ्रष्टाचार के, या आपको लगता है कि पब्लिक सर्वेंट द्वारा कोई भी करप्शन किया गया है, तो आप उसकी कंप्लेंट भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आप CVC के समक्ष भी कर सकते हैं, आप लोकपाल महोदय के समक्ष भी कर सकते हैं और लोकायुक्त महोदय के समक्ष भी कर सकते हैं। लोकायुक्त महोदय का कार्यालय लखनऊ में स्थित है, जिसमें आप एक कंप्लेंट तैयार करते हुए सारे साक्ष्यों के साथ उनके समक्ष प्रार्थना पत्र दर्ज करा सकते हैं। आप नेट पे लोकायुक्त महोदय की कंप्लेंट के लिए साइट अगर सर्च करेंगे तो आपको उस साइट में अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने का प्रोसेस पूरा मिल जाएगा। आप ऑनलाइन भी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। आपकी कंप्लेंट दर्ज हो जाने के बाद लोकायुक्त महोदय उसमें संज्ञान लेते हुए उस ऑफिसर के खिलाफ प्रोसीडिंग्स करेंगे। यदि आपको CVC के समक्ष अपनी कोई भी रिपोर्ट भ्रष्टाचार संबंधित दर्ज करानी है, तो जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, आपको वेबसाइट www.cvc.nic.in पे अपनी कंप्लेंट को दर्ज करना पड़ेगा ऑनलाइन। फिर उस डिपार्टमेंट के द्वारा जिसको भी वो सतर्कता विंग के द्वारा जिसको भी वो जांच करने का निर्देश देंगे, उस अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच होगी और उसके खिलाफ जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के पूर्ण होने पर जो सजा के प्रोविजंस हैं उसकी कंप्लायंस होगी। जी बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, अजय गुप्ता है संभल से। अजय जी, सवाल पूछिए अपना। नमस्ते डॉक्टर साहब और नमस्ते वकील साहब जी को, और के न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, सवाल पूछिए। मैम, मेरे पड़ोसी ने मुझसे 4 लाख रुपए उधार लिए थे। जी। 4 लाख रुपए उधार लिए थे, उन्होंने चेक दे दिया था मुझे 6 महीने बाद का। अब वो लोग चले गए हैं यहाँ से बेच बाच के सारा सामान, तो अब मुझे क्या करना चाहिए?
देखिए, सबसे पहले उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने आपसे 4 लाख रुपए लेने के बाद आपको चेक दी और चेक देने के बाद वो अपना एड्रेस छोड़कर चले गए, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आप एक कंप्लेंट दर्ज कराइए आपके संबंधित थाने में। या संबंधित थाने में आप कंप्लेंट दर्ज नहीं करा पा रहे हैं तो आपको मुख्यमंत्री पोर्टल से कंप्लेंट दर्ज कराने के भी अधिकार हैं। मुख्यमंत्री पोर्टल से आप कंप्लेंट ऑनलाइन कहीं से भी बैठ के दर्ज करा सकते हैं। मुख्यमंत्री पोर्टल से कंप्लेंट दर्ज हो जाने के बाद आपके संबंधित थाने में इंक्वायरी के लिए वो कंप्लेंट आ जाती है, उसके फैक्ट आ जाते हैं। इसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज हो जाने के बाद पुलिस आपकी तरफ से जो एफआईआर पंजीकृत करेगी वो 406 यानी 406 एंड 420 आईपीसी के अंतर्गत करेगी। पुलिस उस व्यक्ति के नए एड्रेस को इन्वेस्टिगेशन में पता कर सकती है। आपको अगर चेक दिया है तो चेक डिसऑनर होने पर चेक में वर्णित रकम की रिकवरी का एक लीगल प्रोसेस सेपरेट है। आपको एनआई एक्ट के अंतर्गत कोर्ट के समक्ष एक परिवाद प्रस्तुत करना है जिसमें आपको दूसरे पक्ष के नाम के साथ उसका एड्रेस भी देना है। आपके साथ समस्या ये होगी कि उस व्यक्ति का आपको नया एड्रेस नहीं मालूम होगा। ऐसी परिस्थिति के लिए मैंने आपको सलाह दी कि आप पहले उस व्यक्ति के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसेस करिए यानी एफआईआर पंजीकृत कराइए। उस एफआईआर के पंजीकृत होने पर पुलिस जांच के दरमियान खुद ही पता कर लेगी कि उसका नया एड्रेस क्या है। जब उसका नया एड्रेस मिल जाए तो उसके खिलाफ आप 138 की कार्रवाई करते हुए रिकवरी का प्रोसेस भी कर सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है और लिली है कानपुर से। लिली जी सवाल पूछिए अपना। हाँ मेरा है कि हेलो सवाल पूछें। हाँ मैं वरिष्ठ नागरिक हूँ और केंद्रीय संस्थान से मैं रिटायर हुई हूँ। मेरे पड़ोसी लोग मेरे पति को बहुत परेशान करते, धमकी देते हैं, मारने की धमकी देते हैं। मेरे दोनों बच्चे बाहर रहते हैं, यहाँ रहते नहीं, हम दोनों मियाँ बीवी करते रहते हैं। तो ये बताइए कि इसका प्रावधान क्या है वरिष्ठ नागरिकों के लिए कि हम किससे अपनी इस समस्या को हल करें, क्योंकि जान की हमको परवाह है, मेरे पति को कोई भी मरवा सकता है। देखिए, मैंने अभी आपसे पूर्व में जिन दर्शक ने क्वेश्चन किया था उनको मैंने रिप्लाई में बताया था, आपको भी मैं उसकी जानकारी दे रहा हूं। आप भी यदि मोबाइल का इस्तेमाल करती हैं तो ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकती हैं मुख्यमंत्री पोर्टल पर। मुख्यमंत्री पोर्टल पर कंप्लेंट दर्ज करिए, उसमें सारे फैक्ट लिखिए कि आपके पति को फला लोगों द्वारा जानमाल की धमकी दी जा रही है और संभावित है कि वो कभी भी आपके पति के साथ आपको जानमाल की क्षति पहुंचा सकते हैं। उनका नाम, एड्रेस अगर आप क्लियर लिखेंगे, आपके फ़ोन नंबर के साथ कंप्लेंट दर्ज कराएंगे तो मुख्यमंत्री पोर्टल से त्वरित कार्रवाई होती है और व्यक्ति जो आपको धमकी दे रहे हैं, आपके खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस करना चाह रहे हैं, उनका यदि इंटेंशन है ऐसा कुछ करने का, तो प्रायर इंटीमेशन देने से आपका प्रोटेक्शन हो जाएगा और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जान माल की धमकी देने का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है अंडर सेक्शन 506 आईपीसी। ठीक, हमारे साथ एडवोकेट जुड़ी हुई है पूजा केशरवानी जी। पूजा जी, आपसे एक सवाल कि सीबीआई की जांच का आदेश कौन देता है? CBI stands for Central Bureau of Investigation. It is a premier investigation agency. It functions under the Ministry of Personal Public Grievance and Pensions. Generally, the CBI aims at accomplishing the following missions. They are to uphold the Constitution of India, to conduct depth investigation and successful prosecution of offences, to provide directions to the public, to police forces, and to act as a nodal agency for enhancing interstate and international cooperation in the law enforcement. Earlier, CBI जो setup हुई थी, it was set up only to deal with and investigate cases of bribery and government corruption cases. Eventually, in 1965, the jurisdiction got extended and the CBI got the power to investigate into the breaches of central laws enforceable by the government of India. There are various criminal cases handled by the CBI. They are cases of corruption and fraud committed by the public servants of central government departments and central public sector undertakings and central financial institutions. Secondly, it also deals with economic crimes including bank frauds, financial frauds, import-export and foreign exchange violations, large-scale smuggling of narcotics, etc. Further, the CBI has the power to investigate special crimes such as cases of terrorism, sensational homicides, kidnapping for ransom, and crimes committed by the underworld. Because the CBI does not have any act of its own, therefore, the legal powers of the investigation of the CBI are derived from the Delhi Special Police Establishment Act 1946.
Now comes the question, who can order the CBI investigation? So generally, the central government can authorize the CBI to investigate such a crime in a state, but only with the consent of the concerned state government. However, the High Court and the Supreme Court have been given the powers to order the CBI to investigate such a crime anywhere in the country without the consent of the state. बिल्कुल पूजा जी, मेरे सवाल आपसे और भी रहेंगे सीबीआई को लेकर। सीधा लखनऊ चलते हैं जहां पर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आइए आपको दिखा देते हैं। हमारी पूल टेस्टिंग हुई वो 5 सैंपल के 2000